एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये गठिया की एक ऐसी किस्म है जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। ये एक ऐसी हालत है जो लाखों लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होती है, लेकिन उसकी अलामात इतनी अजीब हो सकती हैं कि अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है। आज हम इसी पेचीदा बीमारी की गुत्थियों को सुलझाएंगे। अच्छा, तो आइए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो इस बीमारी के बिल्कुल मरकज में है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कमर का दर्द वर्जिश करने से बेहतर हो जाए, लेकिन आराम करने से बिगड़ जाए? ये तो आम कमर दर्द के तजुर्बे से बिल्कुल उलट है, और यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करने वाले हैं। तो इस पहेली को हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कोई आम कमर दर्द नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल एक अलग किस्म का दर्द है, जिसकी वजह सोजिश है, ना कि कोई मैकेनिकल चोट या दबाव। यहां देखें, दो किस्म के कमर दर्द का मुवाजना किया गया है। एक तरफ है मैकेनिकल दर्द, जो किसी चोट या दबाव की वजह से होता है और आराम करने से बेहतर महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ है सोजिशी दर्द, जैसा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, और ये मामला बिल्कुल उलट है। इसकी कुछ खास पहचान है। पहली, ये आमतौर पे 40 साल की उम्र से पहले शुरू होता है। दूसरी, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ता है। तीसरी और सबसे अहम बात, ये वर्जिश से बेहतर होता है, आराम से नहीं। और आखिर में, ये दर्द रात को शदीद होता है, लेकिन सुबह उठने पर कम हो जाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये एक खास किस्म का सोजिशी दर्द है, तो आइए इस बीमारी को उसके नाम से पहचानते हैं जो इसकी वजह बनती है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो जनाब, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम मुख्तसरन AS भी कहते हैं, एक दायमी सोजिशी बीमारी है। ये बुनियादी तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी को मुतासिर करती है, जिससे लंबे अरसे तक कमर में दर्द और अकड़न पैदा होती है। इस बीमारी की जड़ है एंथीसाइट्स। ये उस जगह की सोजिश है जहां हमारे पट्ठे और लिगामेंट्स हड्डियों से जुड़ते हैं। समझें कि यही वो बुनियादी मसला है जो बाकी सारी अलामात को जन्म देता है। और हैरत की बात यह है कि ये बीमारी जवानी में ही दस्तक देती है। तकरीबन 80% मरीजों को इसकी पहली अलामात 30 साल की उम्र से पहले ही महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और ये भी देखा गया है कि ये बीमारी मर्दों में ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा आम है। AS का एक बहुत मजबूत जीनियाती ताल्लुक भी है। ये बार चार्ट अमरीका की मुख्तलिफ आबादियों में HLA-B27 नामी एक जीन की मौजूदगी को दिखा रहा है। खैर हिस्पानी सफ़ेद फार्म लोगों में ये 7.5% है, जबकि खैर हिस्पानी स्याह फार्म लोगों में सिर्फ 1.1%। अब इस जीन का होना बीमारी की गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये खतरे को नुमाया तौर पर बढ़ा ज़रूर देता है। तो इन तमाम अलामात और जीनियाती ताल्लुक को देखते हुए डॉक्टर आखिर इस बीमारी का सुराग लगाते कैसे हैं? आइए तीसरे हिस्से में तशखीस के इस अमल को समझते हैं। तशखीस का ये अमल 3 अहम मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज की पूरी हिस्ट्री लेते हैं और सोजिशी कमर दर्द के खास पैटर्न्स को तलाश करते हैं। दूसरा मरहला लैब टेस्ट का है, जो कुछ इशारे तो दे सकते हैं लेकिन हतमी नहीं होते। और तीसरा और सबसे अहम मरहला इमेजिंग का है, यानी एक्सरे या MRI, जो बीमारी का ठोस बसरी सबूत फराम करता है। एक्स-रे पर नजर आने वाली इब्तिदाई तब्दीलियों में से एक है वर्टिब्रल स्क्वेयरिंग। होता यह है कि सोजिश की वजह से रीढ़ की हड्डी के मोहरे, जो आमतौर पर थोड़े से खमीदा होते हैं, वो चौकोर दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही शाइनी कॉर्नर साइंस भी नजर आते हैं, जो मोहरों के कोनों में होने वाली सोजिश की निशानदही करते हैं। अगर बीमारी बढ़ जाए तो आखिरी मराहिल में रीढ़ की हड्डी की एक क्लासिक शक्ल बन सकती है, जिसे बेम्बू स्पाइन या बांस जैसी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब नई हड्डी बनने लगती है, जिसे सिंडीज़्मोफाइट्स कहते हैं, और ये मोहरों को आपस में जोड़कर एक कर देती है। इससे रीढ़ की हड्डी एक सख्त गैर लचकदार सुतून में बदल जाती है, बिल्कुल बांस के डंडे की तरह। अच्छा, तो एक बार जब तशखीस हो जाए तो अगला कदम इस हालत को संभालना है। तो चौथे हिस्से में आइए देखते हैं कि इसके लिए जदीद मंसूबे क्या हैं। AS के इलाज के बुनियादी मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। दर्द और अकड़न को कम से कम करना, रीढ़ की हड्डी की हरकत और काम करने की सलाहियत को हर मुमकिन हद तक बरकरार रखना, और मुस्तकबिल में होने वाली पेचीदगियों से बचना। इलाज की हिकमत अमली दो स्तरों पर खड़ी है। पहला है गैर दवाओं वाला तरीका, जिसमें लचक और ताकत को बरकरार रखने के लिए बाकायदा वर्जिश और फिजिकल थेरेपी शामिल हैं। दूसरा दवाओं वाला तरीका है। ये आमतौर पर NSAIDs से शुरू होता है, जो दर्द और सोजिश कम करने वाली आम दवाएं हैं। अगर इनसे फ़ायदा ना हो तो डॉक्टर TNF इनहिबिटर्स जैसी जदीद अद्वियात तजवीज़ कर सकते हैं, जो मुदाफ़ती निज़ाम के एक ख़ास हिस्से को टारगेट करके सोजिश को रोकती हैं।
अब हम अपनी तवज्जो इस अहम बात पर लाते हैं कि एएस सिर्फ रीढ़ की हड्डी की बीमारी नहीं है, ये पूरे जिस्म पर असर डाल सकती है और इसीलिए इसकी देखभाल भी जामे होनी चाहिए। ये डोनट चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि एएस का असर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है। लगभग 50% मरीजों को आंतों की सूजिश की बीमारी यानी आईबीडी का सामना करना पड़ सकता है, 25 से 35% को यूवियाइटिस यानी आंखों की सूजिश और तकरीबन 10% को चुंबल या सोरियासिस हो सकता है। क्योंकि ये बीमारी जिस्म के इतने मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर कर सकती है, इसलिए माहिरीन की एक पूरी टीम का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस टीम में माहिर अमराज रोमाटिज़म रीढ़ की हड्डी को देखते हैं, माहिर अमराज चश्म आंखों का ख्याल रखते हैं और माहिर अमराज मेदा आंतों के मसाइल को संभालते हैं, जबकि फिजिकल थेरेपिस्ट जिस्म को हरकत में रखने में मदद करते हैं। इस बीमारी की तशखीस मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में एक मुस्बत नज़रिया रखना बहुत अहम है। जैसा कि माखिज़ में कहा गया है, ज़्यादातर मरीज़ जिस्मानी अफ़ाल की एक माकूल सतह को बरकरार रख सकते हैं और एक फ़ाल और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। जैसे जैसे दायमी सोज़स के बारे में हमारी समझ बढ़ रही है, क्या ऐसी और भी बीमारियां हैं जिनका इलाज इसी तरह एक टीम बनाकर बेहतर तरीके से किया जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है जो शायद तिब के मुस्तकबिल की तश्कील करेगा।